किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि किसानों के लिए उपयोगी जानकारियां हम अलग अलग सेगमेंट के जरिए समेट कर ला सके। आज इस कार्यक्रम में विज्ञान और किसान में जहां हम आपको बताएंगे जैव उर्वरकों के फायदों के बारे में, तो वहीं कृषि स्टार्टअप में मिलवाएंगे एक सफल महिला किसान नीलम वर्मा से। साथ ही फार्मिंग इंडिया में हम आपको जानकारी देंगे ई-नैम और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से जो खेती की जाती है उसके कई तरह के दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं और ऐसे में किसानों के लिए एक बेहद ही अच्छा विकल्प निकल कर आया है जैव उर्वरक। आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जैव उर्वरक के इस्तेमाल से कितने फायदे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की यही वो इमारत है जिसमें जैव उर्वरक तैयार होते हैं और ये है जैव उर्वरक तैयार करने की प्रयोगशाला। जैव उर्वरक दरअसल मिट्टी से निकाले गए छोटे छोटे जीव है। इस प्रयोगशाला में उन्हें तरल के रूप में बोतलों में भरा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 4 तरह के टीके बन रहे हैं: राइजो टीका, एजो टीका, फास्फो टीका और बायो टीका। यहाँ पे हम बनाते हैं वो 4 तरह के टीके बनाते हैं, जैसे राइजो टीका, एजो टीका, फॉस्फो टीका, बायो टीका। राइजो टीका है जो हमारी दालें हैं, दालों में ये टीके का काम करता है और नाइट्रोजन फसलों को देता है। उसके बाद अजोटोबैक्टर है, ये हमारी जो गेहूँ है या ऐसे सीरियल्स हैं, अनाज वाली जो फसलें हैं, उनके लिए हम ये टीका बनाते हैं। उसके बाद जो फॉस्फो टीका है, ये क्योंकि फॉस्फोरस सभी पौधों को चाहिए होता है, तो सारी फसलों के लिए हम ये बनाते हैं फॉस्फो टीका। और बायो टीका जो पौधों में बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां कम आएँ अगर बायो टीके की आप ट्रीटमेंट देते हैं, किसान भाई अगर इसको खेत में यूज करते हैं। उर्वरकों का काम फसलों की पैदावार बढ़ाना होता है, लेकिन जैव उर्वरक एक कदम आगे है। ये बीमारियों से भी लड़ते हैं, खेत में नमी भी बनाए रखते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बेहतर करते हैं। इन उर्वरकों के इस्तेमाल से फसल को 25% कम यूरिया की जरूरत होती है, यानी ये लागत को भी कम करते हैं। 1 लीटर जैव उर्वरक की कीमत है सिर्फ 200 रुपए। अब सवाल उठता है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। इसका लगाने का तरीका है कि ये फसल तक पहुंच जाए। तो सबसे बढ़िया जैसे तरीका मैंने आपको बताया हुआ है बीज को उपचार करना। आप जैसे गेहूं में हमें गेहूं को उपचार करना है तो 10 किलो बीज तक 50 मिलीलीटर की जो बोतल है, हमारी सबसे कम पैकिंग है 50 मिलीलीटर की, वो आप इस्तेमाल करें। 250 मिलीलीटर पानी लें, उसमें 50 ग्राम गुड़ घोलें, गुड़, जैगरी या घर में चीनी है, ये चीज़ें आप घोलें और उसका घोल बना लें। 10 किलो बीज हैं उनको अच्छे से फैला लें चादर की सतह पे। उसके बाद जो हमारा 250 मिलीलीटर का जिसमें हमने गुड़ डाल के घोल बनाया है उसको छिड़कें और अच्छे से उसको मिला लें। अब जो हमारा बीज है वो उसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी उसकी और चिटपटा हो जाएगा। उसका पर्पज़ क्या है कि जब उसके ऊपर हम जब कल्चर डालते हैं तो कल्चर सारा का सारा जो हर एक सीड है उसके साथ लगेगा और जो बैक्टीरिया उस गुड़ के कॉन्टैक्ट में आएगा वो गुड़, क्योंकि गुड़ खाने का काम करेगा बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया उसको यूज़ करेगा और बीज के साथ ही जाएगा और बीज जैसे ही मिट्टी में जाएगा, जैसे जैसे बीज उगेगा उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया हमारा पहुंच जाएगा और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा और एक बैक्टीरिया के लिए मित्र का काम करेगा और जीवाणु खाद उसको प्रदान करेगा। इस तरह फसलों को जहरीले रासायनिकों से बचाने में जैव उर्वरक आगे चलकर और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी सफल महिला किसान से जो इन दिनों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गई हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाली नीलम वर्मा ने जैविक खेती को अपनाया और कैसे उन्होंने इस क्षेत्र में अपना नाम बनाया, आइए जानते हैं। नीलम वर्मा पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन प्रकृति के करीब रहने के लिए इन्होंने खेती को चुना। नीलम लगभग 50 एकड़ में खेती करती हैं। उनके यहाँ होने वाली सब्जियाँ, फल और अनाज प्राकृतिक मिठास लिए होते हैं और इन सब के साथ अपने वेलनेस फार्म के माध्यम से नीलम वर्मा समाज को स्वस्थ रखने में प्रयासरत हैं। नीलम वर्मा का जन्म सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा दिल्ली में ही हुई है।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होने के कारण वो हमेशा से मानव के स्वास्थ्य हित के बारे में सोचती रहती थी। यही कारण था कि वो आयुर्वेद से भी जुड़ी हुई थी। जब भी नीलम ट्रेन का सफर करती तो रास्ते में पड़ने वाले खेत उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। उन्हें हरे भरे खेत देखना और मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद आती थी। उनका सपना था कि वो भी अपने खेत में खेती कर सके। उनकी सोच से उनके पति भली भांति अवगत थे। उन्होंने हरियाणा के मानेसर में खेत ले लिए और फिर क्या था, नीलम वर्मा अपने सपनों में रंग भरने लगी। नीलम वर्मा के वेलनेस फार्म की अवधारणा आकार लेने लगी। उन्होंने 2 से 3 एकड़ में फूलों की खेती शुरू की ताकि वहाँ का माहौल खुशनुमा दिखाई पड़े और यहाँ आने जाने वाले लोगों को लगे कि वो प्रकृति के करीब, प्रकृति की गोद में हैं। नीलम वर्मा खुद अपने खेतों की देखभाल करती हैं और वहाँ काम करने वाले लोगों से बातचीत कर सभी समस्याओं का समाधान करती हैं। शुरुआत में नीलम वर्मा ने पारंपरिक फसलें ही लगाई, लेकिन पढ़ी लिखी नीलम जानती थी जैविक खेती आज के समय की जरूरत है और खेती है जो हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकती है। अपने खेत को हानिकारक रसायनों से बचाने के लिए नीलम वर्मा ने जैविक पद्धति से खेती करने का फैसला किया। उन्होंने फूलों के साथ साथ फलों की खेती भी शुरू की। वो जैविक खेती को बढ़ावा देने लगी। वो जानती थी जैविक खेती के कारण ही फूलों, फलों, सब्जियों और अन्य पदार्थों में मिठास बनी रह सकती है। नीलम वर्मा चाहती थी कि उनके वेलनेस फार्म पर आकर लोग प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक भोजन करें और स्वस्थ वातावरण का अनुभव ले सकें। नीलम वर्मा हानिकारक रसायनों से बचने के लिए जिस भी जैविक खादों का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें खेतों पर ही बनाया जाता है। इन्होंने अपने फार्म पर गायें, भैंसें भी पाल रखी हैं ताकि उन्हें खाद बनाने के लिए अपशिष्ट प्राप्त हो सके, साथ ही उच्च गुणवत्ता का दूध भी मिल सके। नीलम वर्मा खेती में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं से भी वाकिफ हैं। इसीलिए उनका मानना है कि कृषि को व्यवसाय के नजरिए से देखना जरूरी है, जो अभी के समय की मांग भी है। यही कारण है कि नीलम वर्मा जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जिन्हें सिंचाई की समुचित व्यवस्था और संसाधनों के अभाव से जूझना पड़ता है, जबकि खेती के लिए ये बेहद ही जरूरी चीज है। बिना उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था के अच्छी फसल नहीं मिल सकती। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना से किसानों को किस तरह से लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इसका फल तभी मिलेगा जब उन्हें इन फसलों का वाजिब दाम मिलेगा। और इसके लिए एक बेहतरीन विकल्प है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है E-NAM यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। इससे किस तरह से किसान लाभ ले सकते हैं और अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। E-NAM के जरिए आप घर बैठे न केवल APMC से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। E-NAM दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन E-NAM के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। E-NAM मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है।
इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर लाभ होगा। इस कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।